नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खबर से। आज गुजरात की सूरत कोर्ट में उस फैसले को राहुल गांधी चुनौती देने जा रहे हैं जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है और इसी 2 साल की सजा के चलते उन्हें संसद सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा है। राहुल गांधी के साथ सूरत में प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं। 23 मार्च को आपको बता दें कि मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और अब इसी फैसले को राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। राहुल गांधी को कर्नाटक के कोलार में 2019 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में यह सजा हुई है और सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। और हम सीधा चल रहे हैं इस वक्त सूरत, जहां पर हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह मौजूद हैं और लगातार इस खबर पर वो शुरुआत से ही नजर बनाए हुए हैं। उमा, बड़ा दिन है आज कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी को देखा जाता है और बहुत बड़ा कद है उनका उस पार्टी में, और उनकी सांसद सदस्यता चली गई है और उसी फैसले को आज चुनौती देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही वो अदालत का परिसर है जहां पे राहुल गांधी तकरीबन 3 बजे पहुंचेंगे और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, हिमाचल के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के, वो भी राहुल गांधी के साथ यहां पर पहुंचेंगे। उनके पहले ही वो पहुंच जाएंगे और साथ में राहुल गांधी के प्रियंका गांधी भी यहां पहुंचेंगी, इस बात की जानकारी है। जाहिर सी बात है कि तमाम जो लीडरशिप यहां पे पहुंच रही है ये जाहिर करता है कि आखिरकार कांग्रेस किस संजीदगी से इस पूरे मामले को ले रही है, क्योंकि उनके नेता की जो संसद सदस्यता है वो चली गई इस फैसले से। तो जो सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे सूरत सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी, और साथ ही जो परमानेंट बेल है उसके लिए भी मूव करेंगे, क्योंकि अभी जो बेल है वो अस्थायी है और जैसे ही वो अपील दाखिल करेंगे उसके साथ वो बेल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनको खुद फिजिकली मौजूद होना है और यही वजह है कि अपील के लिए जब यहाँ पे याचिका दायर की जा रही है तो राहुल गांधी खुद यहां पे मौजूद होंगे, क्योंकि उनको परमानेंट जमानत जो है वो चाहिए। एक अहम बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस मुद्दे पर संसद के भीतर और सड़कों पे प्रदर्शन किया है, उसकी जो बानगी है यहां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है उसको दिखाने की यहां पे तैयारी काफी ज्यादा है। खासतौर पर यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो यहां पे बड़ी तादाद में पहुंचे, इस बात की हमें इत्तला है। और न्यायालय में जो प्रोसीडिंग चलेगा वो तो कानूनी तरीके से चलेगा आगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे इस बात को तवज्जो देने के लिए और इस बात को जताने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से, गलत तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो खत्म की गई है। तो एक राजनीतिक लड़ाई है, साथ में कानूनी लड़ाई है, और ये दोनों लड़ाई आज यहां पर देखने को मिलेगी कोर्ट के परिसर के भीतर, कोर्ट के रूम के अंदर, और यहां पे सड़कों पर किस तरह से कांग्रेस अपना ताकत की नुमाइश करती है उस तौर पर। बिल्कुल उमा, राजनीतिक भी आपने बात की यहाँ पे कि इसकी राजनीतिक दृष्टि से भी इसके काफी मायने, और हम देख रहे हैं कि राजनीति भी उस मुद्दे पर जमकर गरमाई है, क्योंकि ये भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि जानबूझकर देरी की गई कांग्रेस की तरफ से चुनौती देने के लिए फैसले को, ताकि इस मुद्दे को भुनाया जा सके। खासकर कर्नाटक में ही इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है कांग्रेस ने, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस उमा, आपको कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। संबित पात्रा इसी मुद्दे पर, जी उमा, कुछ क्षणों के लिए आपको माफी चाहूंगी, मैं रोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन संबित पात्रा इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया, और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है, आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था। और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम,
मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? दूसरा, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आपने ओबीसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें अपमानित किया, और अब यह आपकी धृष्टता है। आप सोच के देखिए, आप सूरत में जाकर आज गुजरात में जले में घी और कटे में नमक डालने का काम करना चाहते हैं। ये ओबीसी समाज के प्रति उनको जिस प्रकार से आपने गाली देने का काम किया है, द वे यू हैव अब्यूज्ड द ओबीसी कम्युनिटी, आज आप सूरत में जाकर जले में घी, उनका दिल जल रहा है, उस पर आप घी डालेंगे, और कटे में नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। यू आर ओनली गोइंग टू ऑगमेंट the kind of words that you have used for the OBC community. You are only going to augment the insult that you have thrown on the OBC community by going and staging this kind of protest in Surat. Our question is, are you trying to pressurize the Indian judiciary through these gimmicks of yours? बंधुगण, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जहां तक राहुल गांधी और उनके परिवार का सवाल है, कोर्ट ने उन्हें एक मौका दिया था, निचली अदालत ने, द लोअर कोर्ट, उन्हें एक मौका दिया था कि राहुल जी आप माफी मांग सकते हैं। आपने ओबीसी कम्युनिटी के प्रति जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं। राहुल ने कहा, मैं राहुल हूं, मैं माफी नहीं मांगता। आई एम राहुल, राहुल डज नॉट से सॉरी। सच एरोगेंस, मैं राहुल हूं। अरे राहुल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं। द टू आर्स नेवर गो टुगेदर, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? इतना एरोगेंस क्यों है? इस देश की अदालत में यह सुंदरता है, इस लोकतांत्रिक देश में यह खूबसूरती है कि किसी भी डिफेमेशन केस में अदालत आपको मौका देती है अपने भूल सुधारने के लिए। द कोर्ट गिव्स यू एम्पल प्लेटफॉर्म टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अगर आपसे गलती हुई है, आप कहिए, मिलॉर्ड मुझसे गलती हुई है, मैंने ओबीसी कम्युनिटी का मजाक बनाया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके, एफिडेविट लिख करके रफाल के केस में माफी मांगा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। पहले तो याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये राहुल बाबा तैयार नहीं थे माफी मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नथिंग डूइंग, यू हैव टू अपोलोजाइज, एंड दैट टू इन रिटन थ्रू एन एफिडेविट। एफिडेविट देके माफी मांगनी पड़ी थी। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था। राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज के। और आज उसी अपमान को दोहराने के लिए, उसी इंसल्ट को बढ़ाने के लिए ओबीसी कम्युनिटी की तरफ आज वो अपने परिवार के साथ कूच कर रहे हैं गुजरात की ओर। जनता सब देख रही है। राहुल गांधी, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देख रहे होंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाई सच डिस्डेन? हिंदुस्तान के ओबीसी कम्युनिटी के प्रति इस प्रकार का नफरत क्यों है गांधी परिवार का? व्हाई डोंट यू हैव फेथ इन इंडियन जुडिशियरी? जब कोर्ट ने ये फरमान सुनाया, जब सूरत के निचली अदालत ने इस प्रकार का फरमान सुनाते हुए आपको दोषी करार दिया और आपको दंडित किया और अपील करने के लिए विंडो भी दिया आपको, उसके बाद आप और आपके लोगों ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के जुडिशियरी के ऊपर हमला किया, यह अपने आप में चिंता का विषय है। बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द जुडिशियरी ऑफ इंडिया। हमारा तीसरा सवाल है, व्हाई सच हेट्रेड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? भारत के लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की वितृष्णा क्यों है? आप याद करिए, पहले जाके हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान को अपमानित करते हैं, और अब जब ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करते हैं
और ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करने के कारण कानून के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लुक एट दी, आप हिम्मत देखिए कांग्रेस पार्टी की, लुक एट दी ऑडेसिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। फॉरेन कंट्रीज में उनके एजेंट्स को फिट कर रखा है कि यहां से वक्तव्य जारी कराइए कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। दिस इज नथिंग अदर देन इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा मूवमेंट। राहुल इज नॉट इंडिया एंड इंडिया इज नॉट राहुल। ये राहुल गांधी पर्यायवाची शब्द है भारतवर्ष का, और भारतवर्ष मतलब राहुल गांधी और गांधी परिवार ये नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई कानून के अंतर्गत हुए हैं, इसलिए आपके एजेंट जाके दूसरे देशों में जो बयान दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष से कर रही है, तो हम सवाल पूछते हैं, व्हाई दिस डिसडेन, दिस डिसलाइक फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? भारत के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के खिलाफ इस प्रकार का वितृष्णा भाव क्यों है आपके मन में? और एरोगेंस और एंटाइटलमेंट की चरम सीमा देखिए। उनके जो बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमोद तिवारी जी कहते हैं ये तो गांधी परिवार के लोग हैं, ये राहुल गांधी है। देश का कानून अलग होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। क्यों भैया? गांधी परिवार के लिए देश का कानून अलग क्यों होगा? वाई शुड देयर बी ए सेपरेट सीआरपीसी और एन आईपीसी फॉर द गांधी फैमिली? आप किस प्रकार का घमंड, किस चरम तक एरोगेंस जा सकता है? देखिए कि देश का एक नूतन कानून होना चाहिए, एक अलग कानून होना चाहिए। देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ गांधी फैमिली। इसलिए जो राहुल गांधी के साथ हुआ कोर्ट में वो उचित नहीं है, क्योंकि ये तो गांधी परिवार का है। मतलब आप और हम सेकंड कैटेगरी के इंडियंस हैं, और ये गांधी परिवार के लोग, यही हमारे शहंशाह और शहजादे हैं। ये इस प्रकार की भावना से अब भारतवर्ष निजात पा चुका है, अब भारतवर्ष उसमें नहीं है। और मैं अंतिम प्रश्न जो आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं और आप लोगों को भी सूचित करना चाहता हूं कि बंधुगण, कांग्रेस के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड्स है, दो मानदंड है। आप देखिए सन 1996 में कैश फॉर वोटिंग स्कैम के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के ऊपर केस चला, और लगभग 2000 में उन्हें हिंदुस्तान के एक निचली अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें 3 वर्ष का जेल करार दिया कि 3 वर्ष के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जेल जाना पड़ेगा। क्या एक दिन भी सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव को बचाने के लिए, या यह अन्याय हो गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया, क्या एक भी व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव जी के घर गया? क्या एक भी व्यक्ति गांधी परिवार का सड़क पर अपील कर रहा था या सड़क पर संघर्ष करता हुआ नजर आया, सड़क पर नौटंकी करता हुआ नजर आया? तो ये आप सुन रहे हैं संबित पात्रा को, जो कोलकाता में, और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर सीधे तौर पर वो हमला कर रहे हैं, एक तरह से सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी पर कि क्या इतने लोगों के साथ आप वहां पर पहुंच रहे हैं सूरत में फैसले को चुनौती देने के लिए, तो क्या आपकी मंशा यहाँ पर न्यायपालिका पर दबाव डालने की है? साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आप जा रहे हैं, जो अपमानित करने वाली बातें आपने कही थी, क्या ओबीसी समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ये नहीं? उमाशंकर हमारे साथ बने हुए हैं, सूरत में वो मौजूद है। उमा, आपसे यही हम बात कर रहे थे कि राजनीति इस मुद्दे पर जमकर हो रही है और बीजेपी भी बहुत सारे आरोप लगा रही है। यहाँ पर अब नए सवाल खड़े कर दिए गए कि आप इतने सारे लोगों के साथ पहुंच रहे हैं, न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर बीजेपी इसे देख रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कानूनी पहलू पर जोर दे रही है और बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि जब अदालत से वो दोषी करार दिए गए हैं तो अदालत के फैसले को मानते हुए अदालत और कानूनी प्रक्रिया के जरिए राहुल गांधी को अपना अपील दाखिल करना चाहिए। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इसका एक राजनीतिक पहलू भी है और कांग्रेस पार्टी उस पहलू को बड़ा बनाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। हमने देखा कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई तो उसके बाद किस तरीके से तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आया, और यहां तक कि टीएमसी जैसी पार्टी जो कि अमूमन अलग रहती थी और आम आदमी पार्टी जो कि कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आती थी, मीटिंग्स में नहीं जाती थी, इन पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस तरह के बयान जारी किए गए और राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने की आलोचना की गई। जो कानूनी पहलू है वो अपनी जगह है और कानून जो है हमेशा जो तथ्य है उसके आधार पर फैसले देता है। ये बात जरूर है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ
इस दोष को माना और उनको सजा दी। लेकिन जैसा कि बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोर दिया जा रहा है, उसमें वो राजनीतिक पहलू जो है वो देख रही है और राजनीति की वजह से ये सब हुआ बता रही है। तो अब देखना है कि आज जब राहुल गांधी यहाँ पर सेशंस कोर्ट में पेश होकर वहाँ पर अपील दाखिल करते हैं तो आखिर आगे कोर्ट की जो कार्यवाही है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है और जो एक नियमित जमानत की बात जो है राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पे जो अपील दायर की जाएगी उस पर क्या कुछ फैसला आता है, तो निगाह इस बात पर टिकी होगी। और इतना जरूर है, मैं आपको चलते चलते दिखाऊं कि यहाँ पे सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो काफी पुख्ता किए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो पुलिस की नफरी है वो तैनात की गई है और इस बात का भी अंदेशा है कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं या जिस तरीके से नारेबाजी है होती रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ पर भी पहुंचकर वो कर सकते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो पुख्ता किया गया है और अब इंतजार होगा राहुल गांधी का कि वो 3 बजे आते हैं, अपने साथ तमाम बड़े नेताओं के साथ वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल होते हैं और फिर कोर्ट में क्या कुछ होता है ये इस बात को लेकर हम अपने दर्शकों के सामने हाजिर होते रहेंगे तमाम अपडेट के साथ। बिल्कुल उमा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे। तो किस तरह से हमने देखा कि उमा ने तस्वीरें दिखाई कि सूरत सेशन कोर्ट में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ता कर दी गई है। वक्त से पहले ही वहां पर पुलिस जो है वो पहुंच गई है। राहुल गांधी को अभी आने में कुछ घंटे बाकी हैं। करीब 3 बजे के आसपास वो सूरत सेशन कोर्ट में पहुंचेंगे और कांग्रेस भी इस मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है और तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो राहुल गांधी के साथ पहुंचेंगे और उस फैसले को चुनौती देंगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर रामनवमी के दिन से जो हिंसा शुरू हुई थी उसके बाद भी कुछ इलाकों में तनाव और हिंसा की खबरें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। हुगली की हम बात करें, जहां पर रविवार को यानी कि कल रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान ताजा हिंसा और आगजनी हुई है। उपद्रवियों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी और साथ ही कुछ जगहों पर पथराव भी देखने को मिला है। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त बीजेपी के नेता दिलीप घोष भी मौजूद थे जब उपद्रवियों ने हंगामा किया। शोभा यात्रा का आयोजन आपको बता दें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा किया गया था। बीजेपी का दावा है कि इस पथराव और आगजनी में जो विधायक हैं बिमन घोष वो भी इसमें घायल हो गए हैं। और यहाँ पर जो सत्तारूढ़ तृणमूल है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि हुगली में जो कुछ हुआ वही हावड़ा में हुआ था और बीजेपी ही पूर्व नियोजित तरीके से दंगे भड़काने और लोगों को उकसाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। तो दोनों ही पार्टियां यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल में हुगली की देख सकते हैं कि किस तरह से तनाव की स्थिति कल एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिली है, जब एक बार फिर यहाँ पर हिंसा भड़की है। देखिए, इतनी लंबी शोभा यात्रा, पूरा टाउन घूम रहा है, हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पथराबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं, नहीं तो आज ये होने की कोई संभावना ही नहीं था। पुलिस अगर पहले से और नजर रखता है जहां गड़बड़ होता है, जो लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये घटना नहीं होती। पत्थरबाजी हुई, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं हमारे साथ आए थे उनके ऊपर क्या होगा? वो स्टैम्पेड हो जाएंगे, भाग रोड हो रही, पुलिस हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रहा है। There was a BJP rally which was spearheaded by this former state BJP president. He's also an MP, Dilip Ghosh. Now he is known for his radical statements. He is known for his statements in which he provokes. In his rally, there was again vandalism, destruction of public property, and vehicles were lighted. I mean, littered on fire. So we have seen this has become a tradition of the BJP. And we condemn this, and also we think that Dilip Ghosh has pre-planned this. This was pre-planned to create a situation of violence and arson. The hooligans and the thugs will be crushed with an iron hand. They will be made to curse the day they are born. Mobocracy cannot derail democracy on the street. We are determined, the state is determined to put an end to this arson and looting.
The lawbreakers and their abettors will soon realize they're playing with fire. तो रामनवमी के बाद जो हिंसा हुई उसमें पश्चिम बंगाल के कई शहर जल उठे थे, लेकिन अभी हम हुगली की बात बता रहे हैं जहां पर ताजा हिंसा हुई है। और जहां पर हिंसा हुई है वहां आज हमारे सहयोगी सुबह सौरभ गुप्ता वहां पर पहुंचे हैं और वहां का हाल बता रहे हैं। और उन्होंने कुछ दुकानदारों से भी बात की है जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। कल शाम का रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए हिंसा में कई सारे दुकानें को भी नुकसान पहुंचाया गया, दुकानें तोड़ दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये जो दुकान है इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, जलाने की भी कोशिश किया गया है। और जो इस दुकान के मालिक है उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम हमें बताइए, आपका नाम क्या है? अख्तर। अच्छा, क्या हुआ था कल शाम को? हम लोग रोजा खुलने चले गए 4-5 बजे बंद करके। उसके बाद सुनने में आया कि भगदड़ आग तो उतर दिया, आग लगा दिया। हम लोग आए नहीं फिर यहाँ पर। फिर हम लोग आए नहीं, आने वाले फिर सुबह आए, बहुत डर गए। देखे सामान विभाग इधर उधर है। आपका ये वाला दुकान है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे भी दुकान पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है, जो लकड़ी है वो निकाल दिया गया है, सामान पूरा वो निकाल दिया गया है। तो आप भाई साहब, आपका नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद सऊद। अच्छा, आपका क्या चीज का दुकान है? चाय का दुकान था, यही बिस्कुट खस्ता का दुकान क्या था। पूरा जला दिया गया? पूरा उसमें आग लगाया था, इसमें आग नहीं, खाली तोड़ के सब सामान ले गया। और उनका मशीन था, हाथ मशीन था, ले गया उठा के। टेबल था, नया टेबल ले गया, चौकी सब ले गया सर। आपका सिलाई का दुकान था? सिलाई का ट्रेडिंग है हमें, एमडीएफ का ट्रेडिशन मेरा भी करा, मुझे करवाया है। हाँ। तो आपका क्या क्या ले गया? मेरा सिलाई मशीन ले गया है और कुछ सामान मेरा साबुन फोन बरस फरस कोलगेट उगेट बरस साबुन सब ले गया, बिस्किट रहा। हाँ। अच्छा, तो पुलिस आपसे बात की है? कुछ नहीं, हम तो अभी सुबह है सर। कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया सर। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ के लोगों को कहना है, आप दिखा रहे हैं कि दुकानें जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और जला दिए गए हैं और इसीलिए यहाँ पे ये स्थिति अभी है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से दुकान को जला दिया गया है। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ रिश्रा, हुगली जिला से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के रिश्रा में कल शाम को हिंसा हुआ था। रामनवमी का जुलूस यहाँ से निकल रहा था। यहाँ से थोड़ा आगे एक मस्जिद है, मस्जिद के आसपास हिंसा का घटना हुआ और पुलिस सूत्रों का कहना है कि रामनवमी का जो जुलूस था, उन्हें जो समय दिया गया था उस समय के बाद देरी से रामनवमी का जुलूस शुरू हुआ और मस्जिद तक पहुंचने से पहले यहाँ पे एक रूमर फैल गया था कि मस्जिद को टारगेट किया गया है और इसके बाद यहाँ पे हिंसा का घटना दिखाई दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे स्थिति स्वाभाविक है और यहाँ पे पुलिस भी तैनात किया गया है, क्योंकि अगर हम हावड़ा की बात देखें तो हावड़ा में स्थिति नॉर्मल होने के बाद भी यहाँ हिंसा हुआ था दोपहर को, तो आज यहाँ पे स्थिति सुबह नॉर्मल है। पुलिस पूरी तरीके से जगह को क्लियर कर दिया गया है, किया है और पुलिस भी तैनात रखा है। कल शाम को यहाँ पे राइट कंट्रोल पुलिस भेजा गया था और यहाँ पे जब दिलीप घोष एक रामनवमी का जुलूस निकाल रहा था उसी वक्त यहाँ पे ये हिंसा हुआ। बीजेपी का आरोप है कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुआ और इसीलिए यहाँ पे हिंसा हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ जो ठेलागारी रहते हैं उसको भी जला दिया गया। इस वक्त यहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण है। दुकानें अभी बंद है क्योंकि सुबह का समय है, लेकिन खुलने की उम्मीद है। सेक्शन 144 प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स यहाँ पे जारी किया गया है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो आज तक स्थिति को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी और सेक्शन 144 पे फैसला लेंगे कि उसे हटा देना चाहिए या नहीं, क्योंकि हावड़ा में एक दिन बाद फिर से स्थिति में फिर से पत्थरबाजी हुआ था, तो उस चीज को पुलिस यहाँ पे दोहराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अभी पुलिस तैनात है और सेक्शन 144 और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे स्नैप्ड है और इस वक्त स्थिति यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ हुगली जिला के रिश्रा से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।
तो 3 दिन पहले रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी हिंसा हुई थी और इस दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी और अब हावड़ा हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी जो है वो आमने सामने आ गए। दोनों ने वीडियो जारी कर हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बीजेपी ने हावड़ा हिंसा की जांच एनआईए से कराने के लिए कोर्ट में याचिका दी है, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। और इस मुद्दे पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हिंसा में बीजेपी के लोग शामिल हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें ताकि उनके नेता बच जाएं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री का पक्षपातपूर्ण रवैया कैसा होता है ये ममता बनर्जी को देखकर साफ हो जाता है। Once you go to BJP, all your sins are washed away. So BJP's people are involved and they know if the case goes to the ED or the CBI or the NIA or for that matter any other central investigating agencies, they will walk away scot-free. They know it very well. And if West Bengal police or Kolkata police or Howrah police is investigating the matter or the incident, then ultimately the perpetrator will be taken to task and every BJP leader involved in instigating this untowardly incident and creating the unrest at large will be exposed and action will be taken against them. मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी पे नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, ये ममता बनर्जी जी पे नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। रामनवमी के दौरान हिंसा से प्रभावित होने वाला दूसरा राज्य है बिहार, जहां पर हिंसा और उस पर सियासत जो है वो भी जमकर देखने को मिल रही है। और इस सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की है। सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ में जो हिंसा हुई उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। नीतीश कुमार ने पुलिस को अलर्ट रहने को कहा है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए और अफवाह फैलाने वालों पर नजर भी रखी जाए। साथ ही नीतीश कुमार ने किसी भी हालात में गड़बड़ी न होने देने के सख्त निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। ये कोई नेचुरल चीज नहीं, ये जरूर कोई तो बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा में अब तक 109 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में लगातार 2 दिनों तक फायरिंग की घटना हुई है और परसों जो फायरिंग हुई थी उसमें एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई थी। 3 लोग इसमें घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार का सासाराम का जो शेरगंज इलाका है वहां पर एक धमाका भी सामने आया था जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। हालांकि पुलिस इसमें कह रही है कि अवैध विस्फोटक ले जाने के क्रम में ये धमाका हुआ था और हर पहलू से इस मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको यहाँ पर हम सुनवाते हैं बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी का बयान। वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। और बिहार की हिंसा पर भी हम देख रहे हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में राजनीति हुई, यहां पर भी राजनीति इस पर गरमाई हुई है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर राज्यपाल से बातचीत की है और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भेजने की भी बात की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह नवादा में पहुंचे हुए थे। वहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की महागठबंधन सरकार को जमकर घेरा है। अमित शाह ने नवादा की जनता से कहा कि 40 में से 40 लोकसभा सीट दे दीजिए, दंगा करने वालों को हम उल्टा लटका देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के सासाराम और नालंदा में जो हुई हिंसा है उससे पूरे बिहार के लोग चिंतित हैं और नीतीश कुमार को घेरते हुए वो बोले कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने से रहे, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना तय कर चुकी है और अब नीतीश बाबू को वापस नहीं लिया जाएगा, यही जनता का मन है। लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन सरकार अपने वजन से गिरने वाली है और कमल की सरकार बनने वाली है, ये दावा भी अमित शाह करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए और लालू यादव के लिए बीजेपी के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह के हमलों के बाद बारी थी जेडीयू की, और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह की टिप्पणी से बिहार की छवि खराब हो रही है, और उन्होंने संघीय ढांचे को दरकिनार किया और निर्वाचित सीएम के साथ चर्चा की जगह राज्यपाल से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग से कोई अब डर नहीं है। आपने कहा कि सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बम और गोली चल रहा है। ए अमित शाह, अगर तुम्हारे कलेजे में दम है तुम बताओ नाम, कौन वो लोग हैं जो मारे गए सासाराम में, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक करो, नहीं तो बिहार की जनता से माफी मांगो। ये राजनीति के कायर लोग आम लोगों को उन्माद की भेंट चढ़ा करके उनके लाश पर राजनीति करना चाहते हो। माननीय अमित शाह जी, हम लोग डरने वाले नहीं है आपके सीबीआई, ईडी और आईटी से, कोई नहीं डरने वाला है। अगर कलेजा में दम है, ये मैं बोल रहा हूं कि सासाराम में लोग मारे गए, उसका नाम जारी करो। ये असत्य का फर्जीवाड़ा का पीएचडी है ये गृह मंत्री, और ये गैर जिम्मेदार तरीके से बिहार की छवि को बदनाम कर रहा है। कहीं बताइए तो, बजाओ ताली। जनता दे रही है राजनीतिक गाली। पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलवा रहे थे, कहे कि एयरपोर्ट बन गया, तो टोल फ्री नंबर का जारी किया, कास्ट टिकट मिल रहा है आज, जारी करते, और कह दिया कि रजौली में टाप घर बन गया। जरा वीडियो देख लीजिए उनका। अरे धनिया का पेड़ लगा है वहां, विकास का फर्जीवाड़ा करने वाला ये लोग हैं। तो विदेशों में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मुद्दे पर अब भारत जो है वो सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से नीचे उतारा जाना बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने लंदन में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये साफ किया कि भारत बहुत दृढ़ और जिम्मेदार देश भी है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही लंदन में प्रदर्शनकारियों को एक समूह ने उच्चायोग पर लगे हुए तिरंगे के अपमान की कोशिश की थी। हालांकि इसके जवाब में भारतीय उच्चायोग पर उससे भी बड़ा तिरंगा लगा दिया गया। इस तरह के उपद्रव पर जयशंकर बोले कि हमने लंदन, कनाडा, सैन फ्रांसिस्को में घटनाएं देखी हैं। वहां बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और यदि भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तो भारत की ओर से प्रतिक्रिया होगी। ये वो भारत नहीं है जो अपने राष्ट्रीय ध्वज को नीचे उतारे जाने को स्वीकार करेगा। This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the management. And you know, the first thing our High Commissioner did when that happened, he got an even bigger flag and he put it right up there on that building. So that it was not only a statement to those so-called Khalistani state, it was also a statement to the British.
saying, you know, this is my flag and I will make it even bigger if somebody tries to disrespect it. और पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई। अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो पहली खबर आज है मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, उसके बाद जो उन्हें सजा मिली थी, उस फैसले को आज राहुल गांधी चुनौती देने जा रहे हैं। सूरत पहुंचेंगे और उसमें उनके साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर फिर से हिंसा भड़की है। ताजा हिंसा में आगजनी भी हुई है और उसमें पथराव भी देखने को मिला है। तीसरी खबर बिहार से, हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू में जुबानी जंग जो है वो देखने को मिली है। रविवार को जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। चौथी खबर राजस्थान से, डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था राजस्थान की चरमरा गई है और मरीज बेहाल है। पांचवी खबर अमेरिका से आई, जहां पर चक्रवाती तूफान ने तबाही मचा दी है कई शहरों में और 21 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको करना यह है इन 5 में से एक खबर को चुनना है और उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।